जो ये बजट पेश हुआ है, देश के हर एक व्यक्ति को सरल भाषा में ये बजट समझ में आए, इस सोच के साथ देश के अलग अलग कोने में ये जिम्मेदारी संगठन, पार्टी, केंद्रीय मंत्री सबको दी गई है कि प्रेस वार्ता के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से गांव घर तक इस बजट का क्या लाभ या इस बजट से कैसे हर एक गांव या हर एक गरीब व्यक्ति प्रभावित होगा, उसकी जानकारी सही रूप में सबको प्रदान हो। इसी उद्देश्य के साथ आज इस प्रेस वार्ता को आयोजित किया गया है। सबसे पहले इस केंद्रीय बजट को पेश करने के लिए और देश को और देशवासियों को विकसित देश बनाने को लेकर एक मजबूत नींव प्रदान करने के लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारी देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी तरफ से, अपने गठबंधन एनडीए गठबंधन की तरफ से, गठबंधन में मौजूद हमारे तमाम सहयोगी दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारी केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जहां इस बजट में एक बड़ी आबादी का तो ध्यान रखा ही गया है, वही बिहार जैसे राज्य, जिसको अभी तक बीमारू राज्य के तौर पर संबोधित किया जाता था, जो अभी तक पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता था, उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर जिस तरीके की मदद मुहैया कराई गई है, जो हैंड होल्डिंग दी गई है, उसके लिए भी मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस बजट में जहां पर 5 प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दिया गया, इस बजट में जहां देश के गरीबों का जिक्र किया गया, तो वहीं देश के मध्यम वर्ग को भी इस बजट के माध्यम से राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस बजट के माध्यम से जहां देश की नारी शक्ति, जो आधी आबादी है, उनका ध्यान रखा गया, तो वहीं युवा शक्ति का भी इसमें ध्यान रखा गया। हमारे अन्नदाताओं का भी ध्यान इस बजट में रखा गया। पिछले 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था ने जो एक नई मजबूती हासिल की है, उस मजबूती का लाभ समाज के हर वर्ग को मिले, इस सोच के साथ इस बजट को तैयार किया गया। जैसा मैंने जिक्र किया कि इसमें युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, गरीबों का, देश के मध्यम वर्ग तक का इस बजट में ध्यान रखा गया। पिछले 10 सालों में हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से बाहर निकली है। लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक देश को एक विकसित देश बनाना है। हमारा देश विकसित देश तब बनेगा जब देश का हर एक राज्य विकसित राज्य बनेगा। हमारा देश विकसित तब बनेगा जब देश का हर एक जिला, देश का हर एक प्रखंड, देश की हर एक पंचायत, देश का हर एक गांव जब विकसित बनेगा। उस गांव को मजबूती देने की सोच के साथ इस बजट को तैयार किया गया है। इस बजट में जहां युवाओं की समस्या, सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बेरोजगारी का इसमें ध्यान रखा गया। लगभग
4.1 करोड़ युवाओं को अलग अलग स्कीम के माध्यम से, 5 अलग अलग स्कीम के माध्यम से, आइए विधायक, 5 अलग अलग स्कीम के माध्यम से कैसे देश के युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया, उनको स्किल को लेकर उनकी तैयारी, इंटर्नशिप को लेकर उनकी तैयारी को लेकर कैसे उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सके। इसमें लगभग 2 लाख करोड़ की लागत से इन 5 योजनाओं को तैयार किया गया है, जिसमें सीधा 4.1 करोड़ युवाओं को सीधा इससे लाभ मिलेगा। इस बजट में उन युवाओं का भी ध्यान रखा गया है जो मुद्रा योजना के लाभ से, जिन्होंने अपने जीवन को स्थापित करने का काम किया और उनसे प्रभावित होकर कई ऐसे लोग हैं जो मुद्रा योजना का लाभ लेकर अपने आप को भी अपने पांव पर खड़ा करने की सोच रखते हैं। 10 लाख से बढ़ाकर इस योजना में 20 लाख का प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से किया गया। इस योजना ने जहां मौजूदा योजनाओं को और सशक्त कर उसको धरातल पर उतारने का काम किया, तो वहीं ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए लगभग 2.66 लाख करोड़ की राशि आवंटित की गई। ये वो राशि है जो सीधा एक गांव में रह रहे गरीब व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करेगी। बिहार जैसे राज्य जो कृषि प्रधान राज्य हैं, उन राज्यों के लिए कृषि को लेकर, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर 1.52 लाख करोड़ की राशि आवंटित की गई। हमारे केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी का समर्पण है किसानों के प्रति कि कैसे किसानों को आने वाले दिनों में ज़्यादा सहूलियतें मिले, कैसे उनको ज़्यादा आर्थिक लाभ हो। इस सोच के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे मजबूत किया जाए, 1.52 लाख करोड़ की ये राशि उस सोच के साथ आवंटित की गई है। बिहार राज्य की अगर मैं बात करूं, मुझे खुशी है इस बात की कि लंबे समय से हम लोग बिहार के लिए एक विशेष पैकेज की हम लोग मांग करते थे। हम लोगों ने बहरहाल मांग तो हमेशा से विशेष राज्य के दर्जे की कि बिहार को एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए, पर क्योंकि मौजूदा प्रावधानों में ये संभव नहीं है और जिसकी वजह से किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना फिलहाल संभव नहीं है, तो ये मांग हमारे गठबंधन के कई साथियों के द्वारा, मेरे खुद के द्वारा ये मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखी गई थी कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता, तब तक हम लोग को स्पेशल पैकेजेस मिलने चाहिए, जिसके तहत बिहार में विकास को गति मिल सके। और ख़ास तौर पर आज इसके मायने और ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि एक लंबे समय के बाद बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली है, जहां पर केंद्र की सोच वाली सरकार हमारे बिहार में भी है। केंद्र में जहां इस सरकार का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में इसका नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। बिहार की ये विडंबना रही जिसकी वजह से अभी तक बिहार पिछड़े राज्यों की श्रेणी में रहा कि बिहार ने हमेशा विरोधाभास की सरकारें देखी। जब केंद्र में एनडीए की सरकार थी तो बिहार में महागठबंधन की सरकार, जब बिहार में एनडीए की सरकार तो केंद्र में यूपीए की सरकार। ये कारण रहे कि केंद्र सरकार की योजनाएं बिहार में धरातल पर नहीं उतरी और बिहार की योजनाओं को केंद्र सरकार ने कभी स्वीकृति नहीं दी, कभी महत्व देने का काम नहीं किया। पर आज जब डबल इंजन की सरकार है तो मुझे खुशी है इस बात की और गर्व होता है इस बात को देखकर
कि इस बार के बजट में जिस प्रमुखता के साथ बिहार राज्य का जिक्र हुआ, इसको लेकर कई तरीके की राजनीति भी हुई। बहरहाल उसका जिक्र हम लोग बाद में करेंगे, वो राजनीतिक प्रश्न का हिस्सा है। अभी जब मैं बजट की बात कर रहा हूं तो मुझे खुशी है इस बात की कि बिहार को जिस तरीके से इस बार के बजट में विशेष ध्यान देकर वो हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की गई है, जिसकी ज़रूरत लंबे समय से बिहार को थी और जिसकी मांग समय समय पर हम लोग करते रहे थे, जिसमें सर्वप्रथम, अभी अगर मैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात ना करूं तो सबसे सर्वप्रथम बाढ़ को लेकर मैंने भी हमेशा इस बात को लेकर चिंता जाहिर की और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से भी मैंने इस बात का जिक्र मैंने हमेशा करने का काम किया कि बिहार की सबसे बड़ी चिंता बिहार की बाढ़ की समस्या है और इसमें आपको कोई भविष्य वक्ता होने की ज़रूरत नहीं है। बिना भविष्य वक्ता हुए हर साल लगभग यही समय आधा बिहार बाढ़ में डूबा रहता है तो आधा सुखाड़ में डूबा से परेशान रहता है। ऐसे में ज़रूरत है एक ठोस योजना बनाने की जिससे बिहार और बिहारियों को बाढ़ और सुखाड़ की समस्या से निजात मिले। मुझे खुशी है इस बात की कि बिहार में बाढ़ की समस्या से राहत दिलाने के लिए फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत 11,500 करोड़ की राशि अलग से आवंटित की गई है, सिर्फ इस सोच को धरातल पर उतारने के लिए कि कैसे बिहार में बाढ़ की समस्या का समाधान। इसमें जोड़ते हुए मैं ये जानकारी भी आप लोग के समक्ष रखना चाहता हूँ कि कल नीति आयोग की बैठक में भी प्रधानमंत्री जी ने बाढ़ की समस्या को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और हम लोगों ने भी लंबे समय से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से जिसका जिक्र किया। कल प्रधानमंत्री जी ने भी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये सुझाव साझा किए कि हम लोग को नदियों को जोड़ने की योजना पर भी कार्य करना चाहिए। संभवतः जब इंटरस्टेट ये विषय उठता है तो कुछ राज्यों के साथ संभवतः एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पर अगर इंटरस्टेट अगर हम लोग नहीं देखें और विदिन स्टेट जितनी नदियां हैं उनको जोड़ने की दिशा में अगर हम लोग काम करें तो इससे ना सिर्फ बाढ़ के पानी को हम लोग सुखाड़ के इलाके में लेकर जा सकते हैं, सिंचाई की समस्या का भी इससे हल होगा और बाढ़ सुखाड़ की समस्या का भी हम लोग समाधान कर पाएंगे। मैं इस विशेष आवंटन के लिए हमारी केंद्र सरकार का विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने 11,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर बिहार की एक बड़ी समस्या को संज्ञान में लेने का काम किया। इसी के तहत बिहार को भी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर मजबूती मिले, उस दिशा में गया को एक इंडस्ट्रियल नोड के तौर पर विकसित करने की सोच भी केंद्र सरकार की तरफ से इस बजट में हम लोग को देखने को मिली, जहां पर वित्त मंत्री जी के द्वारा बिहार में हम लोगों को गया में इंडस्ट्रियल नोड लागू करने के लिए अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में को विकसित करते हुए बिहार के गया को इंडस्ट्रियल नोड के तौर पर उसको विकसित किया जाएगा। ये प्रस्ताव भी मौजूदा वित्त मंत्री जी के द्वारा इस बजट में दिया गया। साथ ही में इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मेडिकल कॉलेजेस, नए मेडिकल कॉलेजेस जहां बनाने का जिक्र किया गया। पिछली बार भी बिहार को मेडिकल कॉलेजेस मिले जो कि अलग अलग ज़िलों में हम लोगों ने खुलवाने का काम किया। हमारी पूर्व लोकसभा जमुई में भी वो एक मेडिकल कॉलेज गया जो अब लगभग तैयार हो चुका है। ऐसे में नए मेडिकल कॉलेजेस हों या नए एयरपोर्ट्स हों, उसका भी प्रावधान इस बजट में किया गया। कनेक्टिविटी की समस्या हमारे प्रदेश में एक चिंताओं में से हमारे रही है। ऐसे में नए एयरपोर्ट के आने से यकीनन जो दूर दराज के इलाके हैं
उसकी कनेक्टिविटी हम लोग की ज़्यादा बढ़ेगी। और जिन राज्यों की कनेक्टिविटी मजबूत होती है उन राज्यों में विकास के कार्य भी धरातल पर आसानी से उतरते हैं। कोई भी निवेशक, कोई भी इन्वेस्टर सबसे पहले इस बात को मद्देनज़र रखता है कि भैया अगर हम लोग उस राज्य में लैंड करेंगे तो वहाँ से जहाँ पर इंडस्ट्री है या जहाँ पर जाना है उसकी दूरी कितनी है। इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में ज़्यादा एयरपोर्ट खुले, इस दिशा में भी इस बजट में प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही में जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करते हैं तो हाईवेज हो या एक्सप्रेसवेज हो उसका भी जिक्र इस बजट में किया गया है। लगभग 26,000 करोड़ की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारने का फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। इस 26,000 करोड़ में जहां पटना पूर्णिया एक्सप्रेस है तो वहीं बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस को भी इसमें जोड़ा गया है। बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा इन इलाकों को भी इसमें जोड़ने का प्रावधान बनाया गया है। साथ ही में 2 लेन का गंगा के ऊपर बक्सर में पुल का निर्माण किया जाए, एक अतिरिक्त पुल का निर्माण किया जाए, इसका भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। साथ ही में जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों की जब हम लोग बात करते हैं तो नए आवासों को लेकर, प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घर बनाए जाएंगे, इस बात का जिक्र भी किया गया है। मुझे खुशी है कि जब नई सरकार बनने के बाद 18वीं लोकसभा का गठन होने के बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र में जब तीसरी बार सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही इस प्रस्ताव को पारित किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी भी कई ऐसे प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग को देखने को मिलते थे। दिशा की बैठक में अभी भी कई ऐसे आवेदन हम लोग के सामने आते थे। तो मुझे खुशी है इस बात की कि पुनः इस पोर्टल को खोला गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे, जिसमें यकीनन बिहार की भी संख्या उसी अनुपात में मजबूती से होगी। पिछली बार 36,58,000 घरों का निर्माण हम लोगों ने इस योजना के तहत किया था, इस बार भी एक बड़ी संख्या में। और मुझे उम्मीद है कि जब इस बार इसको किया गया है तो जितने बाकी के घर हैं उसका निर्माण का कार्य इस योजना के तहत हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। साथ ही में ऊर्जा के क्षेत्र में 2400 मेगावाट का एक नया पावर प्रोजेक्ट बिहार में लगाने का प्रस्ताव भी इस बजट में किया गया है। 21,400 करोड़ की राशि के तहत ये पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। किसी भी राज्य के लिए ज़रूरी है कि अगर उस राज्य में औद्योगिकीकरण की अगर हम लोग सोच रखते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम लोग सोच रखते हैं, निवेशकों के अगर हम लोग बुलाने की सोच रखते हैं, तो ज़रूरी है कि उस राज्य में अपनी बिजली का उत्पादन मजबूती से होना चाहिए। ज़रूर हम लोग सौर ऊर्जा के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की मुफ्त बिजली पहुंचाने की योजना भी ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है, पर उसके अलावा बिहार में 2400 मेगावाट का ये पावर प्रोजेक्ट अलग से लगाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है, जिसके तहत आने वाले दिनों में यकीनन जब बिहार में औद्योगिकीकरण का हम लोग बढ़ाने की सोच को हम लोग रखते हैं तो इससे निवेशकों को भी ज़्यादा सहूलियत होगी हमारे राज्य में आकर निवेश करने को लेकर। हम लोगों ने पुनः टूरिज़्म को लेकर अक्सर मैंने इस बात का जिक्र किया है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से भी हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि बिहार में अनंत संभावनाएं हैं टूरिज़्म को लेकर, और ज़रूरी है एक कर हम लोग पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा देने का हम लोग कार्य करें।
रिलीजियस टूरिज्म के माध्यम से भी अगर हम लोग सोचें तो हमारा बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अनंत संभावनाएं, माता सीता की जननी है ये राज्य, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है ये, भगवान महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की ये धरती है। ऐसे में मुझे खुशी है कि इस बजट में ऐसे इलाकों को भी पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का जिक्र इस बजट में किया गया है। विष्णुपद मंदिर हो गया में या महाबोधि मंदिर बोध गया में इसका विशेष तौर पर जीर्णोद्धार का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है। साथ ही में नालंदा और राजगीर में ऐसे स्थानों को पर्यटन स्थल के तौर पर चिन्हित किया गया है जिसकी सहायता से हमारे राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सैलानी हमारे राज्य में आए, जिससे न सिर्फ हमारे राज्य का राजस्व बढ़ेगा बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश की पहचान को भी मजबूती मिलेगी। मुझे इस बात का भी संतोष है कि हमारी सरकार ने विरासत को संजोते हुए विकास को गति देने की सोच रखी है। ये तमाम ऐसे इलाके हैं जिनकी ओरिजिनल महत्व को बरकरार रखते हुए, जिनकी मूल रचना को बरकरार रखते हुए कैसे उसको विकास के साथ जोड़ा जाए। अगर मैं जिक्र करूं विष्णुपद मंदिर का, जिस तरीके से काशी में, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर को विकसित कर भगवान महादेव के मंदिर को नई खूबसूरती प्रदान करने का कार्य किया गया, उसी सोच के तहत इन मंदिरों का भी जीर्णोद्धार करने की सोच हमारी केंद्र सरकार की रही है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तालमेल से इन तमाम विकास की योजनाओं को हम लोग धरातल पर हम लोग उतारने का हम लोग कार्य करेंगे, इस बात का पूरा विश्वास है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाना है। पर जहां हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को विकसित देश बनाने की सोच रखते हैं, तो वहीं भारत को आत्मनिर्भर बनाने की भी सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की रही है। अलग अलग क्षेत्रों में कैसे हमारा देश आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में भी इस बजट में कई प्रावधान बनाए गए हैं, जहां पर वोकल फॉर लोकल को महत्व दिया गया है। एमएसएमई सेक्टर जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उस सेक्टर को भी इसमें मजबूती देने का काम किया गया है। एमएसएमई सेक्टर न सिर्फ हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम करता है, बल्कि इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर कई रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं, पैदा किए जा सकते हैं। रोजगार देने वाले सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक ये एमएसएमई का सेक्टर है। इस दिशा में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से कई प्रावधान तय किए हैं। अगर मैं अपने मंत्रालय की बात करूं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का जिक्र मैं पुनः कहूँगा कि मैंने हमेशा मेरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन में मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से हम लोग न सिर्फ अपने क्षेत्र के किसानों को ज़्यादा आर्थिक मजबूती दे सकते हैं, बल्कि इसके माध्यम से हम लोग अपने राज्य के राजस्व को भी बढ़ाने का काम कर सकते हैं और इसी के माध्यम से नए रोजगार के अवसरों को भी हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। मैंने हमेशा अलग अलग उदाहरणों से अपनी ही लोकसभा का जिक्र देते हुए मैंने कई बार हाजीपुर के केले का जिक्र किया, जो डाउन साउथ जाता है और केले के चिप्स में बनता है और ज़्यादा महंगी कीमतों पे बिकता है। अगर ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट्स हमारे क्षेत्र में लग जाए, मुजफ्फरपुर की लीची हो, भागलपुर का आम हो, मखाना हो, ये तमाम ऐसे उत्पादन हैं
हमारे मंत्रालय के माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP के तहत हर डिस्ट्रिक्ट के एक एक प्रोडक्ट को हम लोगों ने चुनने का काम किया और उसको हम लोगों ने प्रमोट करने का हम लोगों ने काम किया। PMFME के माध्यम से हम लोगों ने दूर दराज के गांव में रह रहे हुए ऐसे लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बनाने का प्रयास किया। ऐसे लोगों को हम लोगों ने बिजनेस के साथ जोड़ने का हम लोगों ने कार्य किया, जो आज की तारीख में रोजगार देने के काबिल बने। PMFME के माध्यम से कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे ग्रामीण हैं उन क्षेत्रों में रह रहे जो आज ना सिर्फ रोजगार की मांग करने से मुक्ति पा चुके हैं, बल्कि कई और बेरोजगारों को नौकरी भी देने के लिए वो लोग सक्षम बने हैं। इसी दिशा में इस बजट में भी हम लोगों ने इरेडिएशन यूनिट्स की मांग की थी। ये एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जिसके तहत कैसे वेस्टेज को कम किया जा सके। ये हम लोग के मंत्रालय की एक बहुत बड़ी चिंता रही है कि जब किसान अपना उत्पादन करता है, अपने प्रोडक्ट्स का जब वो उत्पादन करता है, तो ऐसे में उसका वेस्टेज कम हो, उसकी बर्बादी कम हो। ये जिम्मेदारी भी खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ही है। ऐसे में अलग अलग माध्यम से कोल्ड स्टोरेजेस हो या कोल्ड चेन बनाने के माध्यम से हो, कई ऐसी टेक्नोलॉजीज पहले ही हम लोग धरातल पर उतार चुके हैं। पर ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है जहाँ पे इरेडिएशन के माध्यम से जितने भी पेरिशेबल आइटम्स हैं, जितने भी ऐसे पदार्थ हैं जो कि जल्द खराब होते हैं, जिसमें सब्जियां हैं, जिसमें फल हैं, ऐसे वेजिटेबल्स, ऐसे फ्रूट जो कि पेरिशेबल आइटम्स की श्रेणी में आते हैं, उसकी लॉन्जिविटी कैसे बढ़ाई जा सके, लंबे समय तक वो खराब ना हो, उसको लेकर इस टेक्नोलॉजी को हम लोग लंबे समय से हम लोग चाहते थे कि मजबूती से इसको हम लोग धरातल पर उतारें। तो 50 ऐसे इरेडिएशन यूनिट्स की स्वीकृति हम लोग को इस बजट में दी गई है, जिसको आने वाले दिनों में, और हम लोग के 100 डेज एजेंडा का भी ये हिस्सा रहा है, आने वाले दिनों में उसका EOI भी हम लोग लगभग तैयार कर चुके हैं और जल्द ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी उसका लागू करके उसमें जो लोग आएंगे उनको आने वाले दिनों में इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही में गुणवत्ता को लेकर, और ये दोनों महत्वपूर्ण विषय हैं। अभी परसों अगर आप लोगों ने देखा होगा तो राज्यसभा में भी मेरे विभाग से जुड़े हुए इन सवालों को कई सांसदों के द्वारा उठाया गया था, जिसमें कैसे बर्बादी को रोका जाए उसके लिए मैंने जिक्र किया, और साथ ही में कैसे गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए, इसके लिए भी फूड टेस्टिंग लैब्स, 100 फूड टेस्टिंग लैब्स का जिक्र इस बजट में किया गया है। आने वाले दिनों में उन लैब्स को भी हम लोग स्टैब्लिश करेंगे। एग्जिस्टिंग लैब्स भी हैं, पर होता क्या है कि अगर दूरी ज़्यादा हो जाती है तो जहाँ पे उत्पादन हुआ वहाँ से लैब तक लेके जाते हुए ही कई बार जो पदार्थ हैं वो खराब होने लगते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वो खराब होने लगते हैं। तो ऐसे में उन्हीं के जहाँ पे उत्पादन हो, खेतों के समीप ही ये लैब्स हो, इस सोच के साथ इसको बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये एक ऐसा बजट है, और सही में ये एक ऐसा ऐतिहासिक बजट है जिसने हमारी देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। आज हम लोग को गर्व होता है इस बात को कहने में कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। तो इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है। और आने वाले दिनों में, अगले चुनाव में जब तक हम लोग जाएंगे, तब तक भारत दुनिया की 3री सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। और इसके पीछे यही वो बजट है जो उस अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम करते हैं। ऐसे में मैं पुनः हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का, जहां अपने गठबंधन की तरफ से और गठबंधन के तमाम सहयोगियों की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, तो वहीं पूरे बिहार प्रदेश की तरफ से भी और हर बिहारी की तरफ से कि एक लंबे समय के बाद कोई एक ऐसी सरकार आई
जिन्होंने बिहार और बिहारियों की मांग को सुना और जो पैकेजेस हम लोग को दिए गए हैं, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि मेरे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूती से इनको धरातल पर उतारा जाएगा और विकसित भारत के साथ साथ विकसित बिहार के संकल्प को भी आने वाले दिनों में हम लोग पूरा करेंगे। अब इसके बाद आप लोगों के कोई सवाल? हाजी बजट में बिहार को बहुत कुछ मिला है, लेकिन हाजीपुर को स्पेशली आपके मंत्रालय के माध्यम से और रेलवे में जिस तरह से हाजीपुर वाया महुआ समस्तीपुर रेल लाइन की बात हुई थी, पिछले बजट में बकायदा सर्वे के लिए अभी उसमें प्रावधान हुए नहीं, उसको लेकर कुछ मिला है क्या? देखिए, उसका सर्वे के लिए ज़रूर अभी गया हुआ है। मुझे लगता है एक बार उसका सर्वे हो जाए, DPR उसका तैयार हो जाए, ज़रूर उसके बाद इसको भी उसमें हम लोग जोड़ने का काम करवाएंगे। हाजीपुर को आपके विभाग की तरफ से मिलने की उम्मीद का क्या मतलब है? कल नीति आयोग की बैठक नीतीश कुमार जी नहीं पहुंचे, मतलब क्या? अरे कोई मतलब नहीं है। मुझे इतना ज़रूर पता है कि राजनीतिक कॉरिडोर्स में इसके मतलब निकालने का प्रयास किया जा रहा है, पर मुख्यमंत्री जी का संभवतः स्वास्थ्य की वजह से उनका आना संभव नहीं हो पाया। पर उनकी तरफ से माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन बाबू स्वयं वहाँ पर मौजूद थे और नीति आयोग की बैठक में इस बार सहयोगियों में उनको, मुझे, TDP के कई सदस्यों को, TDP के भी माननीय मंत्री को सदस्य के तौर पर वहाँ पर बुलाया गया था और वहाँ पर बहुत ही सहज माहौल में तमाम प्रस्ताव वहाँ पर रखे गए। तो जो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के नहीं जाने के पीछे वो लोग अपनी राजनीति को साधने की सोच रख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी की पार्टी का मजबूत प्रतिनिधित्व कल नीति आयोग की बैठक में था। विपक्षी मुख्य कि नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी का माइक जो है वो बंद कर दिया गया था। इस बात को मैं स्पष्ट तौर से मैं कहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी सरासर झूठ बोल रही हैं। माइक को बंद करने का बटन उनके अलावा और किसी के पास नहीं था। उन्हीं के सामने माइक था, उसी पे ही ऑन ऑफ का बटन था और हर मुख्यमंत्री, एक मिनट दे रहे हैं, उसी के साथ ही हर मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी पहले से ही दी गई थी कि समय का अभाव है। हर मुख्यमंत्री के लिए समय तय कर दिया गया था और सबको एक बराबर का ही समय दिया गया था और हर मुख्यमंत्री ने अपने तय समय पर अपनी बातों को रखा। 1-2 मिनट आगे पीछे हर कोई करता है, पर ऐसे में उनका समय पूरा होने के बाद उनको टोका भी नहीं गया, बस सिर्फ एक रिमाइंडर के तौर पर माइक पे नॉक किया गया। इतनी सी बात पर इतना उत्तेजित होकर उठ के चले जाना मुझे नहीं लगता कि एक मुख्यमंत्री के पद को ये शोभा देता है। मैं इस बात को भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये सोची समझी रणनीति के तहत ही था कि वहाँ पर जाना है, हंगामा खड़ा करना है, ताकि पूरी नीति आयोग की बैठक की दृष्टि ही उनकी तरफ चली जाए और जिस विकसित भारत के लिए हम लोगों ने इस बैठक को बुलाया था वो एजेंडा हम लोग का कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाए। केंद्रीय विद्यालय को लेकर यहाँ जिला की तरफ से प्रस्ताव जा चुका है। हम लोगों ने, मेरी खुद रेल मंत्री जी से मुलाकात हुई थी। हम लोग 2 चीज़ों पर साथ में हम लोग कार्य कर रहे हैं। पहला कि रेल की केंद्रीय विद्यालय को बनाने के लिए अपनी ही ज़मीन हम लोग को मिल जाए ताकि उस पर केंद्रीय विद्यालय का अपना भवन बने। अभी तक दूसरी जगह पर हम लोग केंद्रीय विद्यालय चला रहे हैं, जिसकी वजह से रहकर हम लोग को समस्या झेलनी पड़ती है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि अपनी ही ज़मीन पर केंद्रीय विद्यालय बने। बिहार में हाजीपुर में ज़मीन की हम लोगों ने खोज की, कहीं और हम लोग को ज़मीन नहीं मिली, पर रेलवे की एक ज़मीन यहाँ पर पड़ी है जिसका रेलवे अभी आज की तारीख में उपयोग नहीं कर रहा है। ऐसे में रेल मंत्री से मेरी 1 महीने पूर्व मुलाकात हुई थी और उनको औपचारिक प्रस्ताव जिला से भी जा चुका है, मेरे माध्यम से भी जा चुका है, ताकि वो उस ज़मीन को केंद्रीय विद्यालय को ट्रांसफ़र कर दें। ऐसे ही जमुई में भी हमने केंद्रीय विद्यालय खुलवाया था, वो भी रेलवे की ज़मीन लेकर ही हमने खुलवाया था। ऐसे में मैं
हूं कि आने वाले दिनों में जल्द वो ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाएगी। एक तो ये काम, दूसरा मौजूदा जहाँ पे विद्यालय चल रहा है वहीं पर एक वैकल्पिक व्यवस्था हम लोगों ने तैयार की है, जिसके तहत वहाँ पर एडमिशन शुरू हो जाए, क्योंकि पिछले 2 साल से एडमिशन चल नहीं रहे। वो वैकल्पिक व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा तैयार कर दी जा चुकी है, पर उसको अभी तक स्वीकृति केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय एजेंसी की तरफ से अभी तक नहीं मिली है, जिसके लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अगर वो स्वीकृति अभी मिल जाती है तो संभवतः इसी सत्र से हम लोग उसको शुरू करवाने में सफल रहेंगे। चौकीदार दफादार वाला जो मामला है, आज से कुछ समय पूर्व, अगर मुझे तारीख ठीक से याद है तो हमको लगता है 12-13 तारीख के आसपास हमारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात हुई थी, और इस विषय को, क्योंकि पासवानों से जुड़ा हुआ ये गंभीर विषय है, अधिकांश अनुसूचित जाति के लोग ही इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी के कहने पर ही उनके आश्रितों को इसमें नौकरी देने का प्रावधान बनाया गया। बहरहाल न्यायालय के द्वारा इसमें कुछ फेरबदल किए गए हैं, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री जी को हमारी तरफ से आज से लगभग 15-18 दिन पहले ही दे दी गई थी, और उसका वो पत्र भी हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल पर आज भी मौजूद है, उसी तारीख का, और जिसको लेकर बातचीत हो गई है, इसका रास्ता भी निकाला जा रहा है। फिलहाल इसको लेकर किसी को भी चिंतित होने की कोई वजह नहीं है। सर, बिहार विधानसभा चल रहा था, उसमें तेजस्वी यादव नजर नहीं आए। भाई अब ये उनकी अपनी सोच है। पहले मैं एक बात को स्पष्ट कर दूं, आज की ये वार्ता सिर्फ बजट को लेकर है। मैं चाहूँगा उसी पर हम लोग अपने आप को केंद्रित करें। हम लोग अलग से राजनीतिक हम लोग बात कर लेंगे, पर ये उनकी सोच है, रहना चाहिए। जब विधानसभा चलती है, एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। ऐसे में सदन से गायब रहना मुझे लगता है जिस संवैधानिक पद पर है उस पद की गरिमा को शोभा नहीं देता। हाँ, हाजीपुर के लिए क्या कर रहे हैं?